बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 के 10 मॉड्यूल कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 66 से लेकर मॉड्यूल नंबर 75 तक। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 66 है, जिसके अंदर डीजा स्टिग्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट एक MCQs बन सकता है पेपर में कि स्टिग्स स्टैंड फॉर, तो आपने बताना है सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स। ठीक है, तो ये स्टैंड फॉर है किसका? स्टिग्स का, जो कि आपको सर पेपर में MCQs में पूछ सकती हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो MCQs सर आपसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ कितनी स्टिग्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। 425 जो है वो स्टिग्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो ये 2 MCQs आपने अच्छे से जो है वो याद कर देने हैं। तो मॉड्यूल नंबर 66 में और कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पर बेसिकली स्टिग्स के बारे में बताया जा रहा है कि स्टिग्स का आपको कैसे डाउनलोड करते हो। तो ये तो समझ लें आप पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये आपको असाइनमेंट में सर जो है वो दे सकते हैं, और आपको पता है कि हमेशा से पता है कि KST लर्निंग पर जब भी कोई असाइनमेंट आती है तो मैं बहुत ही ब्रीफली उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लिहाजा यहाँ पर मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विंडोज़ ना तो आपने याद करनी है, और अगर आई भी तो असाइनमेंट में आएगी तो वहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व जो है वो करवा दूँगा। सो मॉड्यूल नंबर 66 में आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये 2 MCQs अच्छे से कवर कर लेने हैं कि स्टिग्स का स्टैंड फॉर क्या है और हमारे पास कितनी स्टिग्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये इसकी नंबरिंग 425 आपने याद कर लेनी है। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 67 की। मॉड्यूल नंबर 67 में दोस्तों अगर आपको याद हो तो प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास एक क्या होती है, गाइडलाइन होती है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल कंटेंट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास स्टिक कंटेंट भी होता है। तो स्टिक कंटेंट के अंदर भी डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसमें हम टाइटल बताते हैं उस चीज़ का, और उसके बाद मतलब अपनी उस सिक्योरिटी कंटेंट का। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल का या सिक्योरिटी कंटेंट का सबसे पहले टाइटल बताते हैं स्टिक कंटेंट के अंदर। उसके बाद फिर हम उसकी डिस्कशन यानी उसके बारे में बताते हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद फिर चेक कंटेंट होता है, फिर फिक्स टेक्स्ट होता है, और फिर लास्ट पे CCI यानी उसका रेफरेंसेस होते हैं कि इसकी अगर आपने मज़ीद मालूमात देखनी है तो आप कहाँ से देख सकते हो। तो ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि बताओ स्टिग कंटेंट में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपने बताना है 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज़ें होती हैं। आपने इनके नाम जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन में सर आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, वो सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ स्टिग के अंदर कितनी सिवेरिटी होती हैं। तो इसमें 3 सिवेरिटी होती हैं। जैसे आपको याद हो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि कंट्रोल कंटेंट में 2 तरह के लेवल्स होते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। आगे उसकी हमने फिर आगे फर्दर 2 सब टाइप देखी थी, लेकिन हमने मेन उसमें देखा था उसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 जो है वो सिंपल सिक्योरिटी के लिए होता है, जबकि लेवल 2 हमने देखा था कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पर चूँकि वो कंट्रोल कंटेंट के लिहाज से था। अब यहाँ पे स्टिग्स के अंदर क्या होता है कि इसमें सिवेरिटी होती है 3 तरह की, एक कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। आप इसको कैटेगरी भी समझ सकते हो। मतलब इसको ये भी कह सकते हो कि ये इसकी स्टिग्स की जो है वो लेवल्स है कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग। आप इसको जो भी मतलब अपनी आसानी के लिए आपने समझना है, वो मतलब याद करना है, वो याद कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे इसका सही नाम क्या है? सिवेरिटी। ठीक है? तो इसकी स्टिग्स की 3 सिवेरिटी होती हैं, कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। कैट 1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें सबसे हाई सिक्योरिटी होती है। कैट 2 जो है मीडियम लेवल की सिक्योरिटी को फॉलो करती है, और कैट 3 जो है वो नॉर्मल सिक्योरिटी को जो है वो फॉलो करती है। सो यहाँ पर पहला जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता था पेपर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है जी स्टिक कंटेंट, जिसमें आपने इसके नाम याद कर लेना है, ये आपने लिखनी है। उसके बाद सर आपसे पूछ सकते हैं कि स्टिक की सिवेरिटी कितनी होती है, तो आपने कहना 3 सिवेरिटी होती है, कैट 1, कैट 2, कैट 3। इसके बारे में आगे ये इसने लिखा हुआ है डिटेल से, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स, ये मीडियम और ये नॉर्मल होती है। उसके बाद फिर आगे ये बता रहा है कि हाँ जी कैट 1 कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये फ़िल्टर पैनल कैसा होता है, तो ये आपको बता रहा है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ स्टिक के अंदर जो चेकलिस्ट स्क्रीन्स होती हैं, उसमें कौन-कौन सी ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है ओवरऑल टोटल्स, फिर होता है टारगेट डाटा, फिर होता है रोल, फिर होता है फाइंडिंग डिटेल्स, और फिर लास्ट पे होता है कमेंट्स। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं मैं इसको कहूँगा, लेकिन हाँ, एक दफ़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी चेक लिस्ट स्क्रीन के अंदर जो स्टेटस होता है दोस्तों, उसमें कितने कितने तरह के स्टेटस होते हैं। मतलब स्टेटस की कितनी तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं स्टेटस की। जब आप चेक लिस्ट स्क्रीन पे जाते हो, ये है आपकी चेक लिस्ट स्क्रीन। तो चेक लिस्ट स्क्रीन के अंदर आपको जो स्टेटस की कैटेगरीज मिलती हैं वो 4 कैटेगरीज मिलती हैं। पहली है जी नॉट रिव्यूड, दूसरी है ओपन स्टेटस, तीसरा है नॉट अ फाइंडिंग, और चौथा है नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपने ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए देख लेना कि चेक लिस्ट स्टिग्स की डीज़ा स्टिग्स की चेक लिस्ट स्क्रीन के ऊपर स्टेटस की कितनी जो है ना वो कैटेगरीज यानी कितनी टाइप्स होती हैं, तो 4 होती हैं। तो ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। बाकी यहाँ पर याद करने वाला कुछ भी नहीं है।
लो जनाब, जो इन दोनों मॉड्यूल में इंपॉर्टेंट था, मॉड्यूल नंबर 66 में सिर्फ 2 एमसीक्यू थे, वो बता दिए। उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 67 में ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये आप निकाल लेना है। उसके बाद ये इसकी सिवेरिटी कितनी होती है ये कर लेना। उसके बाद चेक लिस्ट स्क्रीन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो कर लेनी है। उसके बाद चेक लिस्ट स्क्रीन में कितने तरह के स्टेटस होते हैं ये कर लेना बस। तो ये मॉड्यूल नंबर 67 भी हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 68 की बात करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे पास मॉड्यूल नंबर जो है वो 68 है, जिसके अंदर हम अब एक एग्जांपल करेंगे डीजा स्टिक की। प्रीवियस मॉड्यूल 67 में मैंने आपको बताया कि डीजा स्टिक के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम जो है वो अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, या उसकी सिक्योरिटी के कंट्रोल के डिफरेंट गाइडलाइंस या उसकी इन्फॉर्मेशन मालूमात देखते हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह डीजा के अंदर कहता है जो स्टिक्स होती हैं उन स्टिक्स को अब हम अप्लाई करने लगे हैं किसी रूल के ऊपर, यानी किसी सिक्योरिटी कंट्रोल के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास जो रूल है वो है जी लॉकआउट ड्यूरेशन। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करने लगे हैं स्टिक की, कि स्टिक को लॉकआउट ड्यूरेशन जो रूल है या जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने अभी अभी प्रीवियस मॉड्यूल 67 में पढ़ा कि जो हमारे पास स्टिक्स होती हैं इसमें डिफरेंट तरह की पॉइंट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले रूल टाइटल होता है, फिर उसके बाद सिवेरिटी होती है, फिर उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है, एंड अप टू सो डिफरेंट पॉइंट्स होती हैं। अब इन डिफरेंट पॉइंट्स को हम जो है वो अपने इस लॉकआउट ड्यूरेशन जो रूल है या जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इस पर अप्लाई करके देखेंगे। याद करने वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, सिर्फ समझना है एक दफ़ा। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों स्टिक के अंदर सबसे पहले हम रूल टाइटल बताते हैं। रूल टाइटल बेसिकली ये होता है जिसमें आप बस मेन बात बताते हो कि जो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल है या जो आपका रूल है वो क्या है, किस मकसद के रिलेटेड है, बस ये आप टाइटल में बताते हो। सो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि लॉकआउट ड्यूरेशन बेसिकली एक ऐसा सिक्योरिटी कंट्रोल है जो हम मस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ताकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो एडमिन है वो हमारे अकाउंट को क्या कर सके, अनलॉक कर सके। तो ये उसने टू द पॉइंट बस बात की है, ज़्यादा ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन उसने नहीं किया, क्योंकि ये क्या था, रूल टाइटल था इसलिए। अब वो ज़्यादा एक्सप्लेन कहाँ पे करेगा, जाके डिस्कशन में जाके एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, उसके बाद बता रहा है कि इसकी जो लॉकआउट ड्यूरेशन की जो सिवेरिटी है वो क्यों कौन सी है जी, कैट 2 है। हमने पीछे देखा था सिवेरिटी 3 तरह की होती है, कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। तो यहाँ पे जो कहता है इसकी जो लॉकआउट ड्यूरेशन की जो सिवेरिटी है वो कैट 2 है। उसके बाद बता रहा है जो डिस्कशन में बेसिकली हमें वो बताना चाह रहा है कि जो लॉकआउट ड्यूरेशन होता है ना, इस फीचर को हम इम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई अनऑथोराइज एंट्री या कोई ऐसा बंदा जो जो जिसको हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं करना चाहिए, जब वो डिफरेंट ब्रूट फोर्स पासवर्ड का अटैक लगाता है। ब्रूट फोर्स पासवर्ड अटैक दोस्तों ये होता है जिसमें एक बंदा बार बार डिफरेंट गलत पासवर्ड के साथ जो है ट्राई करता है कि मे बी जो सिस्टम है वो ओपन हो जाए। ठीक हो गया? तो हमने बेसिकली क्या किया होता है, लॉकआउट जो हमारे पास ड्यूरेशन होता है, ये हमने इसलिए कॉन्फ़िगर किया होता है ताकि अगर कोई बंदा बार-बार गलत पासवर्ड से ट्राई करेगा तो क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब आफ्टर सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स, मतलब जब जब आपने 3 दफ़ा गलत पासवर्ड दिया, 4 दफ़ा गलत पासवर्ड दिया, तो आपको पता है ना क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है खुद ब खुद क्या हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। अब उसको अनलॉक कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर अनलॉक करेगा। लेकिन जब आप अपने सिस्टम के अंदर इस लॉकआउट फीचर को इनेबल करते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर वहाँ पर जो वैल्यू है, अगर उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लॉकआउट ड्यूरेशन की, अगर वो 0 सेट हुई हुई है, तो फिर क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद सिस्टम खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो फिर उसके बाद उसको क्या कर सकेगा, अनलॉक कर अनलॉक कर सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी बंदा उसको जो है वो अनलॉक फिर नहीं कर सकेगा, अगर वैल्यू शर्त शर्त क्या है कि अगर वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 सेट होगी। उसके बाद वो चेक कंटेंट में बेसिकली ये बता रहा है, चेक कंटेंट क्या होता है? चेक कंटेंट में बेसिकली हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमने जो अपना जो सिक्योरिटी कंट्रोल ऐड किया, क्या वो सही से ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ, ये होता है चेक कंटेंट। अब चेक कंटेंट में वो हमें तरीका बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह चेक करेंगे कि हमारा जो लॉकआउट ड्यूरेशन है क्या वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ है। तो कहते हैं सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप रन ओपन करो रन एप्लीकेशन, और उसमें जाके क्या टाइप करो, उसमें आप जाके टाइप करो जी प्रिडिट जीपी एडिट डॉट एमएससी। ये कहता है टाइप करो, टाइप करने के बाद कहता है फिर ये आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं, नेविगेशन टू लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, वहाँ जाओ। उसके बाद उसमें जाकर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, फिर उसमें कहता है आप विंडोज सेटिंग में जाओ, फिर उसमें आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाओ, फिर वहाँ पर कहता है आपको अकाउंट पॉलिसीज़ में जाओ, वहाँ पर आपको अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। कहता है वहाँ जाओ, और वहाँ जाने के बाद आप क्या करो कि अपनी जो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन की वैल्यू है वो क्या कर दो, 0 सेट कर दो। अब इससे होगा क्या, या ये देखो कि क्या जो लॉकआउट ड्यूरेशन की वैल्यू है क्या वो 0 सेट है? अगर तो वहाँ पे वैल्यू 0 सेट है, इसका मतलब ये है कि अब कोई भी बंदा चंद बार गलत पासवर्ड अटेम्प्ट करेगा ना, तो क्या होगा कि सिस्टम खुद ब खुद लॉक हो जाएगा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसको फिर अनलॉक कर सकेगा उस अकाउंट को। ठीक हो गया? तो ये होता है चेक कंटेंट। उसके बाद कहता है
फिक्स टेक्स्ट। फिक्स टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर फिक्स टेक्स्ट ये होता है कि इसमें आपको तरीका वो बताता है कि आपने ये वाला सिक्योरिटी जो कंट्रोल है या ये वाला जो रूल है ये किस तरह से जो है वो अपने सिस्टम के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, चेक कंटेंट बेसिकली ये नहीं होता कि आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। चेक कंटेंट बेसिकली ये होता है कि जिसमें वो आपको ये बता रहा होता है कि आपने चेक कैसे करना है कि अगर ये इंप्लीमेंट चीज़ हुई है तो क्या ये ठीक इंप्लीमेंट हुई है या गलत इंप्लीमेंट हुई है, ये होता है चेक कंटेंट। जबकि फिक्स टेक्स्ट ये होता है कि अगर वो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं हुई तो उसको अप्लाई ठीक तरीके से कैसे करना है, ये बेसिकली फिक्स टेक्स्ट बताता है। तो यहाँ पर वो बेसिकली यही स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि आपने इसको जो है लॉकआउट ड्यूरेशन की जो वैल्यू है 0, वो किस तरह से जो है वो सेट करनी है, वो बेसिकली फिक्स टेक्स्ट में बता रहा है। उसके बाद लास्ट पे सीसीआई है। सीसीआई में बेसिकली वो आपको बताता है कि ये आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर जाकर आप मज़ीद जो है इसके बारे में स्ट्रिंग्स के बारे में या इस ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसके बारे में मज़ीद अच्छे से जाके जो है वो स्टडी कर सकते हो। तो ये दोस्तों बेसिकली एक एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को जो है वो अप्लाई करते हैं किसी भी सिक्योरिटी कंट्रोल या किसी भी रूल के ऊपर। ठीक हो गया? बाकी इसमें याद करने वाली कोई भी ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ़ आपको समझाना था, वो मैंने आपको अच्छे से जो है वो गाइड कर दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ भी परेशानी हो ना, यहाँ पे याद करने वाली कोई बात नहीं थी। अब बस आपको मेन पॉइंट याद होने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि रोल टाइटल क्या होता है, सिवियरिटी क्या होती है, डिस्कशन क्या होती है, बस आपको इनका पता हो। ठीक है? अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 69 की। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 69 है, जिसके अंदर फिर अगेन उसने एक एग्जांपल दी है कि स्टिक को फिर वो अप्लाई करने लगा किसके ऊपर, फायरवॉल सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ठीक है, इसके ऊपर वो अप्लाई करके आपको दिखाने लगा, जिसमें रूल नेम क्या है, द कंसोल पोर्ट डज नॉट टाइम आउट आफ्टर 10 मिनट्स। तो इस पर बेसिकली वो अगेन आपको स्टिक की एग्जाम्पल जो है वो अप्लाई करके दिखाने लगा, जो कि हमने प्रीवियस अभी लेक्चर मॉड्यूल नंबर 68 में कवर किए। लिहाजा मॉड्यूल नंबर 69 के अंदर ये जो उसने एग्जाम्पल अप्लाई करके दिखाई है स्टिक की, इसको मैं अप्लाई अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया। इसको याद करने वाली कोई बात नहीं है। इसको मॉड्यूल नंबर 69 को आप छोड़ सकते हो। इससे पीछे जो मॉड्यूल नंबर 68 था उसको भी जस्ट आप रीड कर लेना। इसको भी 68 और 69 इन दोनों को बस आप जस्ट रीड कर देना। बाकी यहाँ भी याद करने वाली कोई भी इतनी खास बात नहीं है। अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर, और अगर आपने रीड करना तो आप रीड अपने बिहाफ पर जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 68 के अंदर अच्छे से जो है वो एग्जाम्पल कैसे अप्लाई करनी है स्टिक की वो बता दिया है। तो यहाँ पर भी सेम उसने वही चीज़ें जो है वो देखो, रूल टाइटल, फिर उसके बाद स्टिक आईडी, फिर उसके बाद सिवियरिटी, जो वही चीज़ें जो हमने मॉड्यूल नंबर 68 में पढ़ी हैं। अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 70 के अंदर उसने बेसिकली ना एमसीक्यूज पर्पस के लिए ना आपको एक टेबल दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ सीआईएस वर्सेस डीजा। तो सीआईएस हमने प्रीवियस मॉड्यूल में कवर किया था और इस मॉड्यूल में हमने डीजा भी कवर किया है। लिहाजा इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना। ये कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर को सर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो इस टेबल को आपने अच्छे से जो है वो रेडी करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे देखें, पहला फीचर है कंट्रोल कवरेज। कंट्रोल कवरेज सीआईएस की जो है गुड होती है, जबकि डीजा की एक्सीलेंट होती है। ठीक है, तो ये सर आपको पेपर में एमसीक्यूज में कैसे पूछ सकते हैं कि सर मान लो पूछ सकते हैं जी, कंट्रोल कवरेज सीआईएस की कैसी होती है, गुड, एक्सीलेंट, नॉट गुड, बैड। तो आपने बताना गुड। ऐसे सर पूछ सकते हैं कंट्रोल कवरेज जो है वो डीजा की कैसे की होती है, एक्सीलेंट, गुड, तो आपने बताना है एक्सीलेंट। तो इस तरह सर पेपर में आपसे जो आप पूछ सकते हैं कि फीचर का नाम बोलेंगे, आगे आपसे पूछेंगे कि इसमें सीआईएस कैसे, ये फीचर सीआईएस में कैसे का होता है, और यहाँ पूछ सकते हैं ये जो फीचर है ये डीजा में कैसे का होता है। ऐसे ही मान लो सर पूछ सकते हैं जी, हाँ जी, यूज़र फ्रेंडलेस जो फीचर है वो सीआईएस में कैसा होता है, तो आपने बताना गुड। और ऐसे सर पूछ सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडलेस जो है वो डीजा में कैसे होता है, तो आपने कहना सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो गुड का मतलब होता है अच्छा, और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है हाँ बस ठीक है, नॉर्मल। ठीक हो गया ना। तो इस तरह ये सारे फीचर आपने अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, और इनके ये जो डीजा में ये फीचर डीजा में कैसे क्या, ठीक है, और सॉरी सीआईएस में कैसा और डीजा में कैसा, ये आपको अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जो है वो देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट पे वो आपको बता रहा है कि हम किस तरह से सिलेक्ट करें कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सीआईएस का इस्तेमाल करना है या डीजा का इस्तेमाल करना। सीआईएस बेसिकली क्या है, वो बेसिकली बेंचमार्क्स होते हैं जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हमें शो जो है ना वो अलाउ करते हैं, बताते हैं, और डीजा भी हमें बेंचमार्क्स बताते हैं किसी भी सिक्योरिटी रूल्स के। ठीक हो गया ना। तो यही चीज़ है अब यहाँ पे बेसिकली। तो अब हमने कैसे ये डिसाइड करना है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सीआईएस के बेंचमार्क का इस्तेमाल करना है या डीजा के। तो यहाँ पर देखने को कहता है ये डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ था, कहाँ पे, ये देखो, कहता है ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी। जो सीआईएस है वो बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, जबकि जो डीजा है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है
कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो साइज़ वो कितना कौन सा है, स्मॉल है या मीडियम है। अगर स्मॉल या मीडियम है तो फिर हम सीआईएस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लार्ज है तो फिर हम डीज़ा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, सिक्योरिटी प्रोग्राम गोल्स पे डिपेंड करता है, एंड मेच्योरिटी ऑफ आईटी एंड सिक्योरिटी स्टाफ पे डिपेंड करता है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह नीचे जाके बोल रहा है हाँ ठीक है, ये दोस्तों वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि आपने यहाँ पर सीआईएस बेंचमार्क्स का इस्तेमाल करना है या फिर डीज़ा बेंचमार्क्स का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये सारा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हाउ टू सिलेक्ट सीआईएस वर्सेस डीज़ा। तो आपने ये पॉइंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देने हैं। और ये जो टेबल मैंने आपको पूरे बताए हैं 1 2 ठीक है, 1 2 2 टेबल है। हाँ ठीक है, ये 2 टेबल हैं। तो ये दोनों टेबल आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में दोस्तों वो बता रहा है कि अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सीएएस का इस्तेमाल करोगे, अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप डीज़ा का इस्तेमाल करोगे। ऐसे नेक्स्ट वो बता रहा है सीएएस इज़ पार्ट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यानी ये होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जो है वो सीएएस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दोस्तों जो डीज़ा है ना, ये बेसिकली मोस्टली यूएस मिलिट्री इस्तेमाल करती है, ठीक है? तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद कर लेना कि सीएएस जो है वो हर कोई यूज़ कर सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन डीज़ा जो है वो स्पेसिफिक यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसकी मिलिट्री यूज़ करती है। इस तरह नेक्स्ट वो बता रहा है कि जो डीज़ा है उसको फ्रीक्वेंटली जो है वो अपडेट किया जाता है, मतलब हर 3 महीने बाद जो है वो अपडेट किया जा रहा है, हर 2 महीने बाद जो है वो अपडेट किया जा रहा है। जबकि जो हमारे पास वो होता है ना सीएएस, उसको कभी-कभी जो है वो अपडेट किया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो याद कर लेनी है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा मॉड्यूल नंबर 70 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 71 की। तो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 71 है, जिसके अंदर हम फिर डीज़ा स्टिक को जो है वो अप्लाई करके देखेंगे एक एग्जांपल के ऊपर। जैसे आपको याद है कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर भी डीज़ा स्टिक को डिफरेंट 2 एग्जांपल में कवर किया था। किस-किस एग्जांपल में एक हमने मॉड्यूल नंबर 78 में कवर किया था और एक हमने मॉड्यूल नंबर 79 में कवर किया था। सॉरी 78, 79 कह रहा हूँ, 68 और 69 में। उसके बाद 70 मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने कंपैरिज़न देखा था सीआईएस का और डीज़ा स्टिक्स का। डीज़ा का, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंस मॉड्यूल था 70। अब ये 71 है, इसमें फिर अगेन वो एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा है। किसके ऊपर? ऑटो प्ले के ऊपर। बेसिकली हमारा रूल क्या है? ऑटो प्ले रूल है, ठीक है? जिसके ऊपर हमने डीज़ा स्टिक जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आपको पता है डीज़ा स्टिक में डिफरेंट आपने पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे। ये मैंने आपको याद भी करवाए थे कि शॉर्ट में सर आपसे पूछ सकते हैं कि डीज़ा स्टिक जब हम अप्लाई करते हैं किसी रूल के ऊपर किसी बेंचमार्क के ऊपर, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है रूल टाइटल, फिर उसके बाद होता है हमारे पास सेवेरिटी के बाद हमारे पास डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वैल्यू होती है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वैल्यू थी ना, यहाँ पर ये देखो लिखी होगी यहाँ पे, हाँ चेक कंटेंट, सॉरी चेक कंटेंट होता है, ठीक है? चेक कंटेंट के बाद फिर हमारे पास ये आ जाती है अगली, हाँ फिक्स टेक्स्ट आ जाता है, फिक्स टेक्स्ट के बाद फिर सीसीआई आ जाता है। तो ये सारे मैंने आपको बताया था, दोबारा एक दफ़ा चलो एक दफ़ा रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, तो बस आपने इसको समझना है, ठीक है? समझना है और याद, इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कि पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? अच्छा एक दफ़ा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों वो बता रहा है कि रूल टाइटल आपको मैंने बताया था ना, बेसिकली डीज़ा स्टिक जब आप अप्लाई करते हो किसी भी बेंचमार्क के ऊपर या रूल के ऊपर, तो बेसिकली रूल टाइटल ये होता है जिसमें हम उसकी उस चीज़ की बारे में बताते हैं कि हम अप्लाई किस रूल पे करने लगे हैं और ये रूल है क्या। तो रूल टाइटल बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि जो आप बेंचमार्क जिसकी बात कर रहे हो वो असल में है क्या, ठीक है? क्या गाइडलाइन है वो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल्ड फॉर ऑल ड्राइव्स। कहता है जो आपका ऑटो प्ले ऑप्शन है ना, वो मस्ट होना चाहिए, क्या डिसेबल होना चाहिए, किसके लिए? तमाम ड्राइव्स के लिए, मतलब आपकी जितने भी कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स हैं, लाइक आपकी ड्राइव सी है, डी है, ई है, जितनी भी ड्राइव्स हैं उन तमाम ड्राइव्स के लिए जो आपका ऑटो प्ले का ऑप्शन है ना, वो क्या होना चाहिए? मस्ट क्या होना चाहिए? डिसेबल्ड होना चाहिए। अब क्यों डिसेबल होना चाहिए वो आगे चल के हम डिस्कशन वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि रूल टाइटल में सिर्फ वो रूल बताता है हमें, उसकी डिटेल नहीं बताता, ठीक है? अच्छा उसके बाद वो बता रहा है कि इसकी स्ट्रिक जो आईडी है वो ये है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद सेवेरिटी कहता है इसकी कैट 1 है, जैसे हमने देखा था कैट 1, कैट 2, कैट 3, 3 सेवेरिटीज़ होती हैं डीज़ा स्टिक्स के अंदर, और कैट 1 सबसे ज़्यादा हाई सिक्योर्ड होती है, फिर कैट 2 होती है, फिर कैट 3 होती है। अब यहाँ पे इसकी जो सेवेरिटी है ऑटो प्ले की वो कैट 1 है। उसके बाद डिस्कशन में बेसिकली अब वो आपको डिटेल से बताएगा कि ऑटो प्ले होता क्या है। तो बेसिकली वो बता रहा है कि ऑटो प्ले को हमने अपने तमाम की तमाम जो ड्राइव्स होती हैं उसके अंदर इसको डिसेबल इसलिए करना होता है ताकि जो भी मलीशियस कोड है वो हमारे सिस्टम को जो है ना वो ना कर सके, एग्जीक्यूट ना कर सके। या अगर आपने कोई मान लो कोई फ़ाइल रखी हुई है, लाइक आपने ऑडियो फ़ाइल रखी हुई है, कोई वीडियो फ़ाइल रखी हुई है, तो ऑटो प्ले अगर हम ऑन कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपने यहाँ से अभी कॉपी फ़ाइल रखनी है ड्राइव में, तो क्या होगा वो खुद ब खुद ऑटो प्ले हो जाएगी।
अभी आपको याद है ना, हम जब ड्राइव में जाते हैं तो हमने कोई चीज़ मान लो अगर प्ले करनी है तो हम उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको प्ले करते हैं। किसी फाइल को ओपन करना हो तो हम उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो, ये अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी आपने ऑटो प्ले जो है वो ऑफ किया हुआ है। लेकिन जब आप ऑटो प्ले जो है वो अनेबल कर दोगे तो उससे क्या होगा कि आप अभी डबल क्लिक नहीं करोगे, वो खुद ब खुद ओपन होती जाएँगी फाइल सारी। तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। सिस्टम ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब हमारी सारी फाइल्स खुद ब खुद ओपन होती जा रही हैं। हम ओपन करने की कमांड ही नहीं दे रहे। तो इसलिए ये यही चीज़ वो बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हम अपनी तमाम ड्राइव्स के अंदर क्या करेंगे, ऑटो प्ले को ऑफ कर देंगे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये एक चीज़ ये भी बता रहा है कि वैसे जो हमारे पास ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है ना, वो डिसेबल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट किन ड्राइव्स के अंदर, वो जो ड्राइव रिमूवेबल होती है। जैसे आप कोई यूएसबी लगाते हो तो यूएसबी क्या रिमूवेबल है, मतलब उसको आप कभी भी जो है वो अपने ड्राइव से सॉरी अपने सिस्टम से जो है वो रिमूव कर देते हो। तो उसके अंदर ऑटो प्ले का जो ऑप्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। लेकिन जो आपके सिस्टम के अंदर जो ड्राइव्स हैं, लाइक ड्राइव जैसे मैंने आपको बताया ड्राइव सी, डी, ई, उसमें ऑटो प्ले का ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अनेबल होता है, उसको हमें डिसेबल करना पड़ता है। तो ये डिस्कशन में वो बता रहा है, और क्यों डिसेबल करना पड़ता है वो मैं आपको इसकी रीज़न बता दिया। उसके बाद चेक कंटेंट। चेक कंटेंट मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? चेक कंटेंट बेसिकली ये होता है कि जो आप रूल अप्लाई करने लगे हो या जो बेंचमार्क आप अप्लाई करने लगे हो, तो कैसे पता चलेगा कि ये बेंचमार्क अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ? तो बेसिकली चेक चेक कंटेंट में दोस्तों हम यही करते हैं कि चेक कंटेंट में बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं कि आया कि हमारा बेंचमार्क या हमारा जो रूल है क्या वो अप्लाई हुआ है ठीक से या नहीं हुआ। तो चेक कंटेंट में आपने बेसिकली यही देखो, आपको स्टेप्स बता रखा था, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपका जो बेंचमार्क है वो ऐड हो, मतलब सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद फिक्स टेक्स्ट क्या होता है? फिक्स टेक्स्ट दोस्तों बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो चेक कंटेंट के अंदर आपने चेक किया कि आपका जो रूल है या आपका जो बेंचमार्क है वो सही से अप्लाई नहीं हुआ, तो अब उसको सही से अप्लाई कैसे करना है? वो बेसिकली हम फिक्स टेक्स्ट के अंदर करते हैं। तो ठीक है, तो फिक्स टेक्स्ट में बेसिकली हमें वो तमाम स्टेप्स बताता है जिससे हम अपने जो डीज़ा स्टिग्स है उसके थ्रू अपने रूल या अपने बेंचमार्क जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पॉइंट्स बेसिकली थे। लास्ट में सीसीआई आपको इसका स्टैंड फॉर पता हो, कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर, ये इसका स्टैंड फॉर है। बेसिकली सीसीआई क्या होता है? सीसीआई के अंदर ना बेसिकली हम अपने उस रूल या उस अपने बेंचमार्क की मज़ीद डिटेल अगर हमने देखनी हो तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स या डिफरेंट तरह की मज़ीद बुक्स जो है वो रीड कर सकते हो। इसको हम कहते हैं सीसीआई। ठीक हो गया ना? तो यही वो बेसिकली सीसीआई में बता रहा है। तो ये बेसिकली एग्जांपल थी, याद करने वाली बात नहीं है इसमें, जस्ट मैं आपको समझाया कि डीज़ा स्टिक की एक और एग्जांपल मैंने आपको करवाई है कि कैसे जो है डीज़ा स्टिक को हम किसी रूल या किसी बेंचमार्क पे अप्लाई करते हैं। अब आ जाता है दोस्तों मॉड्यूल नंबर 72। 72 के मॉड्यूल नंबर 72 के अंदर आप देखो वो बोल रहा है जी, हम अब सीआईएस का बेंचमार्क देखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर सीआईएस की भी डिफरेंट एग्जांपल देखी थी कि हम सीआईएस को किस तरह, क्योंकि डीज़ा अलग चीज़ है। आपको बताया बताया था ना, मैंने कल भी बताया था, डीज़ा एक अलग है, जो है ना वो बेंचमार्क्स प्रोवाइड करता है, और सीआईएस जो है वो अलग बेंचमार्क अप्लाई करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डीज़ा जो है वो हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि जो सीआईएस है वो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बेंचमार्क जो है वो प्रोवाइड करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब हमने पीछे जो है 3 एग्जांपल देखी हैं डीज़ा स्टिग्स की। अब हम देखने लगे हैं एक और, हमने सीआईएस की भी पीछे 2 एग्जांपल की हुई हैं। अब हम सीआईएस की एक और एग्जांपल करने लगे हैं। ठीक है, किसके लिए? इसमें जो 200 हमारे पास जो बेंचमार्क है वो क्या है? रेड हैट एंटरप्राइज़ लिनक्स 7 बेंचमार्क। ठीक है, इसके 31 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसमें इस बेंचमार्क के अंदर टोटल 347 पेजेस की एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस के अंदर हमारे पास रूल क्या है? इंश्योर एसएसएच प्रोटोकॉल इज सेट टू 2, यानी जो हमारे पास सिक्योरिटी शेल प्रोटोकॉल है ना, वो कहता है उसको क्या करो, 2 के ऊपर सेट कर दो। ये बेसिकली हमारे पास क्या जी, ये रूल है। अब इस रूल के ऊपर CIS हमने कैसे अप्लाई करना है वो हम देखने लगे। आपको आपको मैंने जैसे बताया ना पीछे भी, कि जिस तरह डीज़ा के अंदर जब हम उसकी स्टिक अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स हमने अभी भी देखे हैं। पहला पॉइंट होता है रूल टाइटल, फिर उसके बाद सिवेरिटी, फिर उसके बाद हमारे पास डिस्कशन होती है। ऐसे ही आपको याद है हमने अभी देखा था प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर कि जब हम CIS अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी होती है, फिर जिसमें हम बेसिकली ये बताते हैं प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। आपको याद है ना, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी बेसिकली ये होती है कि आपने ये जो रूल है या ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ये किसके ऊपर अप्लाई करना है, इसको कहते हैं प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इंश्योर सिक्योर शेल प्रोटोकॉल जो है वो हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर? लेवल 1 सर्वर के ऊपर और लेवल 1 वर्क स्टेशन के ऊपर। अब आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो CIS होता है, CIS के अंदर हमारे पास 2 तरह के लेवल होते हैं, एक लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 जो है वो नॉर्मल सिक्योरिटी को फॉलो करता है और लेवल 2 जो है वो हाई सिक्योरिटी को मतलब फॉलो करता है।
अब यहाँ पे ये इसकी होगी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको मैंने बताया था, नेक्स्ट दूसरा दूसरा इसमें पॉइंट कौन सा होता है, CIS के अंदर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमें ये बताती है कि डिटेल उस सिक्योरिटी कंट्रोल की। अब हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल क्या था, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। अब वो बोल रहा है कि मतलब आपको डिटेल बता रहा है कि सिक्योरिटी शेल प्रोटोकॉल को हमने जो है 2 के ऊपर सेट क्यों करना है, इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि ये जो सिक्योरिटी शेल है ना, हमें हमें दो तरह की सिक्योरिटी शेल प्रोवाइड करता है, एक SSH1 और दूसरा SSH2। जो SSH1 है ना, कहता है वो एक ओरिजिनल प्रोटोकॉल है, लेकिन वो इतना हाई सिक्योर नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, जबकि जो SSH2 है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो इसलिए चूँकि SSH1 जो है वो ओरिजिनल तो है लेकिन इतना सिक्योर नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है, हमने बेसिकली SSH को जो है किसके ऊपर सेट करना है, SSH2 के ऊपर सेट करना है, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे सेट हो सके। अब समझ आई कि वो क्यों कह रहा था कि इंश्योर करो, इस बात को यकीनी बनाओ कि आपने SSH प्रोटोकॉल जो है वो 2 पे सेट किया हो। तो ये भी बेसिकली एग्जांपल कर रहे हैं हम कि CIS के पॉइंट्स हम किस तरह से इस सिक्योरिटी कंट्रोल जिसका नाम है इंश्योर SSH प्रोटोकॉल इज सेट टू 2, इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये भी एग्जांपल है, ये भी सिर्फ हमने याद नहीं करनी, बस समझो इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रैशनल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। रैशनल बेसिकली क्या होता है, रैशनल बेसिकली वजह होती है कि हमने क्यों अप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो वो मैंने आपको अभी आप जो अभी वजाहत बताई है उस वजाहत के अंदर, अब अगेन वो वजाहत के अंदर बल्कि मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया कि हमने क्यों अप्लाई किया है, SSH को सेट 2 क्यों किया है। तो यहाँ पर वो रैशनल के अंदर वो यही बता रहा है कि चूँकि हमने सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को जो है वर्जन 1 से जो है वर्जन 2 की तरफ अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्जन 1 ज़्यादा सिक्योर नहीं है, जबकि वर्जन 2 चूँकि ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए हमने जो है वो इसको वर्जन 2 पे जो है वो सेट कर दिया। क्लियर। उसके बाद होता है दोस्तों ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट बेसिकली ये होता है कि आपने ये चेक करना होता है इसमें कि आपका जो सिक्योरिटी कंट्रोल है, इंश्योर SSH प्रोटोकॉल इज सेट टू 2, ये आपका सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा ये सिक्योरिटी कंट्रोल सही से अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए बेसिकली हम ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑडिट होता है। उसके बाद आता है रेमिडिएशन। रेमिडिएशन में आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि रेमिडिएशन बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो आपका सिक्योरिटी कंट्रोल सही से सेट नहीं हुआ, सही से अप्लाई नहीं हुआ, तो उसको कैसे अप्लाई करना है, ये होता है रेमिडिएशन, ठीक है। तो ये रेमिडिएशन की मैं बेसिकली आपको बता रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है जी क्रिटिकल कंट्रोल्स आते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल्स में वो बोल रहा है 3.4 यूज ओनली सिक्योर चैनल्स फॉर रिमोट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि हमने इसमें जो सिक्योर चैनल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, 3.4 का जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। क्रिटिकल कंट्रोल्स में बेसिकली हमें बताना होता है कि कौन कौन से कंट्रोल्स का हमने जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है इसमें। तो यहाँ तक दोस्तों आपका ये भी बेसिकली की एग्जांपल थी CIS की, जो 71 में थी वो एग्जांपल थी डीजा स्टिग्स की। दोनों एग्जांपल थी, बस ओनली लर्निंग पर्पस के लिए थी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं मॉड्यूल नंबर 73 पे। सो दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 73 है। इसमें अगेन फिर हमारे पास केस स्टडी है, यानी एग्जांपल है डीजर स्टिक को कैसे आपने अप्लाई करना है। तो वो मैं आपको ऑलरेडी मॉड्यूल पे प्रीवियस में अच्छे से बताया हूँ। इसको सिर्फ आप जो है वो अपने भी यहाँ पर स्टडी कर देना, और इसमें याद करने वाली कुछ भी बात नहीं, क्योंकि ये केस स्टडी है, ठीक है। इसको आपने याद खुद करना है, क्योंकि वही बार बार चीज़ें देखें देखें रूल टाइटल, फिर सिवेरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप बाकी इसको पढ़ोगे तो आपको अब जो है समझने वाली, इसमें समझने वाली बात है भी कोई नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ मेन पॉइंट के, रूल टाइटल क्या होता है, सिवेरिटी क्या होती है, डिस्कशन क्या होती है, उसके बाद चेक कंटेंट क्या होता है, फिक्स टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद CCI क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये 73 जो केस स्टडी है इसको भी आप छोड़ दो, सॉरी मतलब रीड बस कर लेना, ठीक है, एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। जो कोई पॉइंट अगर हुआ तो वो देख लेना। उसके बाद 74 में फिर अगेन केस स्टडी आ गई, कौन सी, CIS बेंचमार्क की। तो CIS के मैंने आपको पॉइंट भी बताए हुए हैं। पहला पॉइंट कौन सा होता है वाला, ये वाला प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी का होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, जो मैं आपको अभी अभी प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा गया हूँ। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें होता है रैशनल, ठीक है। रैशनल के बाद इसमें होता है ऑडिट, ऑडिट के बाद इसमें होता है रेमिडिएशन, और रेमिडिएशन के लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह ये CIS होता है। तो 73, 74 एंड 75, इसमें ये देखो 75 में अगेन फिर डीजा स्टिक जो है वो अप्लाई करने की केस स्टडी आ गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ पेपर में सर क्या पूछ सकते हैं कि जनाब डीजा स्टिक जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी सिक्योरिटी कंट्रोल या रूल के ऊपर, तो उसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो आपको उन पॉइंट्स के नाम याद हों। ऐसे ही CIS के अंदर हम जब कंट्रोल कंटेंट अप्लाई करते हैं, जिस तरह डीजा के अंदर जो है
स्टिक्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्रोल के ऊपर या रूल के ऊपर। इस तरह CAS में क्या होता है, कंट्रोल कंटेंट होता है जो हम किसी भी सिक्योरिटी कंट्रोल या फिर रूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ बस आपने एक दफ़ा रीड करनी है। 73, 74 एंड 75 इसमें सिर्फ आपने अपने भी यहाँ पर जो है रीडिंग करनी है, बाकी इसमें याद करने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारी ये 75 तक लेक्चर कंप्लीट होती हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।